Hello guys, this is Rohit Verma and you are watching the videos of ratio, proportion and variation. In this lecture, we talk about ratio with example of simple manner. So, let's start. In this question, if given A ratios B equal to 1 ratio 2, B ratio C equal to 3 ratio 4, then find the ratios of A ratio B ratio C. First of all, we understand the ratio. A ratio B equal to 1 ratio 2, its meaning is A upon B equal to 1 upon 2. बस, लेकिन यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि A की वैल्यू 1 होगी और B की वैल्यू 2. यहाँ पर रेशियोज़ का मतलब ये है कि ये 1 रेशियो 2 के रेशियो में रहेगा, बट A और B की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन होंगी इन्हीं रेशियोज़ में. जैसे यहाँ पे हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि अगर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया जाए और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये रेशियोज़ हो जाएगा 2 रेशियो 4. लेकिन यहाँ पर ये A और B की वैल्यू यहाँ पर है तो 2 और 4, बट रेशियोज़ क्या होगा 1 रेशियो 2. रेशियो हमेशा सेम रहेगा इसमें. ठीक है, तो रेशियो का मीनिंग ये होता है. ठीक है, इसी तरीके से आपको B रेशियो C दिया हुआ है 3 रेशियो 4, तो इसके बाद इसे लिखेंगे B अपॉन सी इक्वल टू 3 अपॉन 4. अच्छा, अब इसमें देखेंगे क्या कि ऊपर वाली इक्वेशन में B का जो रेशियो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था आपको 2 दिया हुआ था. कितना 2 दिया हुआ था. और नीचे वाली इक्वेशन में आपको B का रेशियो कितना दिया हुआ है 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर B के रेशियोज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 3 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको B के रेशियोज़ क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे. ठीक है, कि इस इक्वेशन में भी B का रेशियो और इस इक्वेशन में भी B का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, तो क्या करें कि जैसे ये सेम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे कि A अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 वाली इक्वेशन में हम लोग ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3 अपॉन 6, यानी A अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन 6, यानी रेशियो तो 1 अपॉन 2 का ही रहेगा. ठीक है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी. ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 8. तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर B के रेशियोज़ को क्या किया, इक्वल कर लिया. ठीक है, और अब बड़े आसानी से आप लोग A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू को बता सकते हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू, यानी A की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू 3 हो जाएगी, B की वैल्यू 6, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है, और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8. तो रेशियोज़ आपके कितने आ जाएंगे 3 रेशियो 6 रेशियो 8. ठीक है, दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. In this question, if given A ratio B equal to 2 ratio 3, B ratio C equal to 5 ratio 7, then find A ratio C. अब इसमें तीनों के रेशियो ना पूछ के केवल फर्स्ट और लास्ट के रेशियो पूछा हुआ है. ठीक है, तो A अपॉन बी इक्वल टू 2 अपॉन 3 और B अपॉन सी इक्वल टू 5 अपॉन 7. तो सिंपली क्या करेंगे A रेशियो C निकालना है, यानी A अपॉन सी निकालना है. तो आप क्या करो A रेशियो B ये वैल्यू और B रेशियो C, इनका क्या करो आप मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, तो ये A अपॉन सी ही आएगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा A अपॉन बी की वैल्यू कितनी थी 2 अपॉन 3 और B अपॉन सी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 7. इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 21. दिस इज A रेशियो C. ओके, समझ आया सभी को. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ A रेशियो B इज X रेशियो 8 एंड B रेशियो C इक्वल टू 12 रेशियो Z. और इसमें दिया हुआ है A रेशियो C इक्वल टू 2 रेशियो 1
आपको गिवन है और आपको x रेशियो z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, क्या करना है कि a अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन 8 दिया हुआ है, b अपॉन सी इक्वल टू 12 अपॉन जेड दिया हुआ है। तो a अपॉन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई किया a अपॉन बी इंटू क्या किया a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। ये कितना आ जाएगा, a अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, और a अपॉन सी की वैल्यू आपको यहाँ पे सीधी सीधी 2:1 गिवन है। ठीक है, तो a अपॉन बी कितना है, x अपॉन 8 और b अपॉन सी कितना है 12 अपॉन जेड। तो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, x अपॉन 8 इंटू ये चलिए यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 12 अपॉन z। ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, हाँ ये आपको दिया हुआ है कितना 2/1 के इक्वल दिया हुआ है। तो 2/1 के इक्वल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 को 4 से 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे और 12 को 4 से 3 टाइम्स। तो ये जाएगा 3x अपॉन 2z इक्वल टू कितना 2/1। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। ये हो जाएगा 4 और 3 का मल्टीप्लाई नीचे 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3। तो x और z का रेशियो कितना आ गया 4/3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है x रेशियो y इक्वल टू 1:3, y रेशियो z इक्वल टू 5:k, z रेशियो t इक्वल टू 2:5 और t रेशियो x की वैल्यू आपको दी हुई है 3:4 और आपको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बिल्कुल वही x अपॉन वाई ये लिखा, y अपॉन z, z अपॉन t और t अपॉन x ये लिखा। t से t कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल और x से x कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा, केवल 1 बचा। कितना बचा, यहाँ 1। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ भी सेम पुट कर दी कि x अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, y अपॉन z इक्वल टू 5/k, z अपॉन t इक्वल टू 2/5 और t रेशियो x इक्वल टू 3/4। जो भी कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल किया। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू को आप लोगों ने फाइंड कर लिया, कितनी आ गई 1/2। अब इसके बाद जानते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। ठीक है, तो प्रोपोर्शन भी 2 टाइप्स के हैं, नॉर्मल प्रोपोर्शन और कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब नॉर्मल प्रोपोर्शन क्या है कि a रेशियो b इक्वल दिया हुआ है c रेशियो d के, तो ये नॉर्मल प्रोपोर्शन है। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में क्या होगा, a अपॉन b इक्वल होगा b अपॉन c इक्वल होगा c अपॉन d। आपको गिवन क्या है इसमें, अगर आपको 4 नंबर हैं तब आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, नॉर्मल प्रोपोर्शन में क्या कि ये a और d इन्हें बोलते हैं क्या, एक्सट्रीम्स। क्या बोलेंगे इन्हें, एक्सट्रीम। और जो b और c होंगे ये होती है मिडिल टर्म। ठीक है, समझेंगे इन्हें भी कुछ एग्जांपल से कि इनका क्या मतलब है और ये कैसे निकाले जाते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 2 एक्सट्रीम्स आर 2 and 8 एंड द मीन्स आर सेम, यानी मीन इनके क्या है, सेम है। तो हम लोगों ने अभी देखा था क्या कि a रेशियो b रेशियो ये इक्वल वाला रेशियो होता है, c रेशियो d। ठीक है,
तो इसमें ए और डी की वैल्यू दी हुई है कितना, 2 और 5, यानी इनको हम लोग नॉर्मल वैसी फॉर्म में लिख लेते हैं 2 अपॉन, ये होंगे क्या आपके मीन है, ठीक है। और मीन क्या दिए हुए हैं आपको, सेम दिए हुए हैं। तो मीन अगर आपको सेम दिए हैं तो आप एक काम कीजिए क्या कि बी और सी को, जब आपके ये सेम दिए हुए हैं तो बी और सी को आप एक्स मान लीजिए। तो ये 2 अपॉन एक्स इक्वल टू सी और डी की वैल्यू, सी और डी का रेशियो, यानी ये कितना है एक्स अपॉन लास्ट एक्सट्रीम कितना है 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±4, दिस इज आंसर, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, मीन्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे कॉम्पोनेंटो लॉ बोलते हैं, ठीक है। यदि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी आपको गिवन है, ठीक है, तो कॉम्पोनेंटो लॉ आपको अप्लाई कैसे करना है और इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो अगर आपको a रेशियो b इक्वल टू सी रेशियो d इक्वल है, तो कॉम्पोनेंटो लॉ में क्या होता है कि जो ऊपर न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर में नीचे वाला डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, और ऐड इस तरीके से करेंगे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आप ऐड कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा, यानी a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये है क्या आपका कॉम्पोनेंटो, ठीक है, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। इसी तरीके से डिविडेंडो लॉ, इसमें क्या होगा कि इसमें माइनस किया जाएगा, यानी न्यूमरेटर में आपको डिनोमिनेटर बोथ साइड माइनस होगा, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर, यानी a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिविडेंडो लॉ है, और इन दोनों को मिला के लॉ बनता है कौन सा, कॉम्पोनेंटो लॉ एंड डिविडेंडो लॉ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये है कुछ नहीं, बिल्कुल सेम वही है जो a प्लस बी अपॉन बी, यानी कॉम्पोनेंटो लॉ क्या था आपका a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है। और डिविडेंडो लॉ क्या था आपका, डिविडेंडो लॉ था आपका a माइनस बी अपॉन बी, और ये हो जाएगा c माइनस डी अपॉन डी। तो आप क्या करें कि ये b से b को कैंसिल करें, d से d को कैंसिल करें, और बचेगा क्या, न्यूमरेटर में बचेगा a प्लस बी और डिनोमिनेटर में बचेगा a माइनस बी, जो कि आपका ये है लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और राइट हैंड साइड में बचेगा आपका c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये आपका क्या है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लॉ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपोर्शन में, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। ये हम कुछ एग्जांपल से, कुछ क्वेश्चन के जरिए देखेंगे कि इनका कितना यूज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, लीस्ट नंबर डैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, 5, 7, यानी एक 4, 5, 7 ये नंबर है, इसमें से एक छोटे से छोटा नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। देन 3 नंबर आर मस्ट बी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए आपके पास क्या कंडीशन थी कि a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी होना चाहिए, अगर आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है। तो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी होना चाहिए, ठीक है। a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 नंबर है 4, 5, 7, तो इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें। तो हमने माना कि हमने इनमें से तीनों में x नंबर सब्ट्रैक्ट किया, और x नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद
ये किस में आ गए, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आ गए। तो x नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद यानी ये जो 4 माइनस एक्स है ये पूरा क्या हो गया, a बन गया आपका, 5 माइनस एक्स आपका b बन गया, और 7 माइनस एक्स आपका c बन गया। तो a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी आप लगाइए कंटिन्यू प्रोपोर्शन की कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी कंडीशन लगाई और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व किया और यहाँ से आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो x कितना आ गया आपका 3। तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या है आपका ये 4 माइनस एक्स, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है 5 माइनस एक्स, और एक 7 माइनस एक्स नंबर, यानी 4 माइनस 3। तो नंबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 5 माइनस 3 और 7 माइनस 3। तो नंबर कितने क्या क्या गए, 4 माइनस 3 यानी 1, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 3 यानी 4। तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्या क्या आ गए, 1 2 और 4। ये तो आपके रिक्वायर्ड नंबर आ गए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि लीस्ट नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो वो x की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, जो कि ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी आपको गिवन है और a डज नॉट इक्वल टू b आपको ये कंडीशन दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज़। इसमें आंसर दिया हुआ है लेकिन कैसे सॉल्व होगा ये आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, जो आपको ये x इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी जो आपको ये गिवन कंडीशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है, तो हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप जब देखोगे कि ऊपर x प्लस 2a आ रहा है, नीचे x माइनस 2a आ रहा है, तो एक दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि ये एक तरह से यहाँ पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप जनरल मेथड से भी सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में, ठीक है, लेकिन कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लॉ से बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो एक काम कीजिए क्या कि यहाँ पर x लिखा, ठीक है, ये 4ab दिया हुआ है, तो इसमें क्या करो 2a को x के नीचे ले आओ, 2a को क्या किया आपने x के नीचे ले आए, ठीक है, डिनोमिनेटर में। और बचा कितना, यहाँ पे बचा एक तो 2 और एक बचा यहाँ पर b अपॉन कितना a प्लस b। तो x अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया 2b अपॉन a प्लस बी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या करो कि x अपॉन 2b को ले आइए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2a अपॉन a प्लस b, ठीक है। और अब इन पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कीजिए और अप्लाई करने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये आपको गिवन था, ये हम लोगों ने अभी निकाला, ठीक है, और ये भी निकाला, ठीक है। और इसमें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई किया तो x अपॉन 2a यानी न्यूमरेटर में ऊपर पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2a और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब इसके राइट हैंड साइड में कितना है, न्यूमरेटर है 2b और डिनोमिनेटर है a प्लस बी। तो 2b में a प्लस बी को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में क्या करना है 2b में से a प्लस बी को माइनस करना है। तो बचेगा कितना 3b प्लस a अपॉन बी माइनस ए। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2b। तो ये वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे वाले में अप्लाई कीजिए x अपॉन 2b इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस बी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b इक्वल टू 2a प्लस a प्लस बी अपॉन 2a माइनस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी।
किसकी वैल्यू हो गई, एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, थ्री बी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी एक्स प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू बी। एक मिनट, क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन में देखते हैं। एक्स प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू बी, टू ए, और एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी। तो ये थ्री बी माइनस ए, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर b माइनस ए आ रहा था, क्या आ रहा था, b माइनस ए। तो इसको a माइनस बी करेंगे तो इसमें से माइनस का साइन बाहर लेना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन बाहर लोगे यानी ये हो जाएगा a माइनस बी, और माइनस का साइन बाहर लिया जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री बी माइनस का a। क्योंकि हमने क्या किया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लिए, यानी a माइनस बी इसके भी डिनोमिनेटर में आ रहा है और a माइनस बी इसके भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को ऐड किया जैसे कि गिवन कंडीशन आपको दी हुई थी, ठीक है। और ये कितना आ गया, टू ए माइनस टू बी अपॉन ए माइनस बी, टू कॉमन लिया, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल किया और आंसर आपका टू आ गया। और आप इसे बिना कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लॉ के सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन भी टू टाइप्स के हैं, एक तो डायरेक्ट वेरिएशन और एक इनडायरेक्ट वेरिएशन। यानी इनडायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि इन्वर्स में, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें आपको प्रपोर्शन में दिया जाएगा क्या, कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो इसको क्या लिखा जाएगा, P इज़ प्रोपोर्शनल टू Q, इस तरीके से। और प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, यानी K। इसी तरीके से इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके देगा कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q होगा तो इसे कैसे लिखेंगे, वन अपॉन Q करके। और एक प्रोपोर्शनल की वैल्यू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जहाँ पर K क्या है, कांस्टेंट। तो P इक्वल टू के अपॉन Q और P इक्वल टू के Q, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। ये तो हुआ क्या कि अगर सिंगल सिंगल दिया हुआ है तब, ये है क्या, जब आपको दो प्रोपोर्शनल में दिए होंगे, ठीक है। मतलब कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, देन तो P इन दोनों को मिला के क्या बनाया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आई, ठीक है, K। तो P इक्वल टू के क्यू एम, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। और इसी तरीके से बिल्कुल इन्वर्स प्रोपोर्शनल में भी, ठीक है। इस पर एग्जांपल देखते हैं कुछ। एक्स वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। इसमें कंडीशन दी हुई है क्या, एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है, इन्वर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई, यानी ये एक कंडीशन दी हुई है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ वाई के, सच डैट इफ़ एक्स इक्वल टू वन देन वाई इक्वल टू सिक्स। तो इसमें दिया हुआ है क्या, अगर एक्स इक्वल टू वन है तो वाई कितना है, सिक्स। तो आपको बताना है इफ़ वाई इक्वल टू थ्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को पहले फिर सॉल्व किया और ये इक्वेशन बनाई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, के, ये थोड़ी ये मल्टीप्लाई है ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। के मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन दी हुई है, तो x की वैल्यू को वन रखा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन 36, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई कितनी, 36। तो ये k की कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसने पूछा क्या कि y इक्वल टू थ्री देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो k की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, आपकी मेन इक्वेशन अब ये बन गई थी, ठीक है। और
x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, y की वैल्यू वो जो भी देगा आप वो वैल्यू रखिए और x की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आपको 3 दी हुई है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 1/9, और 9 से 36 को कैंसिल किया तो कितना आ गई वैल्यू 4, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी तरीके से और एग्जांपल दिए हुए हैं क्या कि x वेरीज डायरेक्टली एज y, यानी एक फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि x वेरीज डायरेक्टली इज y, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एंड x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये सेकंड कंडीशन दी हुई है। ठीक है, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों को मिक्स किया। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अपॉन जेड स्क्वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट वैल्यू k आई। ठीक है, तो ये अब ये मेन इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है क्या, व्हेन y इक्वल टू 4, व्हेन y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 14 एट दैट टाइम, देन x इक्वल टू कितना 10। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 10 रख दीजिए, y की जगह 4 रख दीजिए, z की जगह 14 रख दीजिए। तो यहाँ पर इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आ गई, यानी 490। अब आपकी मेन इक्वेशन बन जाएगी क्या, मेन इक्वेशन ये नहीं, ये तो आपके अप्लाई करने के बाद बनेगी। मेन इक्वेशन बन जाएगी आपकी x इक्वल टू 490। ठीक है, और ये हो जाएगा y अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो मेन इक्वेशन आपकी ये बन गई, ये आपकी मेन इक्वेशन है। इसके बाद इसने पूछा क्या कि इफ़ y इक्वल टू 16 एंड z इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y और z की वैल्यू को आप इसमें इंसर्ट कीजिए। ठीक है, और आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ x वेरीज एज mth पावर ऑफ y वेरीज एज nth पावर ऑफ z, एंड x वेरीज एज pth पावर ऑफ z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिना इसका सॉल्यूशन देखे आप इसे ट्राई करें तो हो सकता है कि शायद आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ y, एंड y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ z, एंड x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pth पावर ऑफ z। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ आपसे पूछा है क्या, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, देखते हैं। तो एक काम कीजिए क्या कि y इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की पावर n, तो इस y की जगह रख दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू n, और इस पर भी वैल्यू कितनी m, वैसे ये यहाँ पर हमने किया हुआ है। ठीक है, और x की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, z की पावर p। ठीक है, तो x की वैल्यू z की पावर p दिया हुआ है, तो x की जगह आप क्या रख दीजिए, z की पावर p, जो कि ये है, ये रखी x की है z की पावर p, और ये आपने निकाला क्या कि z की पावर n उसकी पावर m, तो z की पावर कितनी हो गई n m। तो क्या हो गया, बेस इज सेम, देन कंपेयर द पावर। आपको पता होगा क्या
कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब कोई दो चीज़ें इक्वल हों, ठीक है, अगर बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो z की पावर p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की पावर mn, ठीक है, देन p इक्वल टू mn, ठीक है, तो ये ठीक होगा, ठीक है, करेक्ट, p इक्वल टू mn। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके क्यूबी में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो प्राइस दिया हुआ है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट के स्क्वायर के, ये आपको कंडीशन गिवन है, ठीक है। वन दिस डायमंड ब्रोक इनटू 4 पार्ट, यानी ये डायमंड, इस डायमंड के 4 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, 4 पार्ट हो जाते हैं, विद वेट इन द रेशियो, वेट के रेशियो क्या है, 1:2:3:4, ठीक है। तो रेशियो क्या है, अगर मान लीजिए कि 1:2:3:4, ठीक है, अगर 1:2:3:4 इन चारों को अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी 10 के, अगर कोई 10 का रेशियो है तो वो 4 पार्टों में डिवाइड हो गया, किसमें, एक पार्ट में, एक 2 पार्ट में, एक 3 और एक 4, ठीक है। तो यानी आपके पास जो आपका डायमंड का वेट होगा, ठीक है, वो 10 के मल्टीपल का होगा, ठीक है, किसमें, 10 के मल्टीपल का होगा। तो हम लोगों ने लेट किया क्या, कि जो डायमंड है, डायमंड का जो वेट है वो 10x है, क्या है, 10x। 10x क्यों लिया, ये मैंने आपको समझाया कि आपके पास रेशियो किस तरीके से गिवन है, 1:2:3:4, ठीक है, और आपने इनको क्या किया, चारों को ऐड किया, तो ये चारों को ऐड करने के बाद कितने का, ये कितना बना, कितना इनका सम आया, 10। तो यानी आपका जो डायमंड है वो 10 के मल्टीपल का उसका वेट होगा। तो हम लोगों ने माना क्या, कि उसका वेट क्या है, 10x, ठीक है, वेट कितना है, 10x। और ये 10x किस किस रेशियो में डिवाइड हुआ, एक 1 रेशियो यानी 1x में, एक 2 रेशियो यानी 2x में, एक 3 रेशियो यानी 3x में, और एक 4 रेशियो यानी 4x में, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ओरिजिनल जो आपको कंडीशन दी हुई है, इसमें आप अगर आपने वेट की कंडीशन लगाई तो आपकी मेन इक्वेशन, जो इनिशियल प्राइस की इक्वेशन है, वो क्या बन गई आपकी, p इक्वल टू के इंटू 10x का स्क्वायर। 10x का स्क्वायर कितना हो गया, 100x स्क्वायर। तो ये आपकी इनिशियल प्राइस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, इनिशियल प्राइस हो गई, ठीक है। अच्छा, इसमें और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, कि व्हेन द पीस वर सोल्ड, यानी अब जब ये डायमंड ब्रोक, यानी ये टूट गया 4 हिस्सों में, ठीक है, अब जब उसे बेचा जाता है तो 70,000 रुपये कम, यानी ₹70,000 इस लेस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, यानी उसका ओरिजिनल प्राइस बताना था आपको, कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था डायमंड का। तो ओरिजिनल प्राइस उसका, प्राइस क्योंकि प्राइस उसका वेट पर डिपेंड था, और वेट उसका 4 पार्ट में टूट गया, तो उसके बाद उसकी प्राइस कुछ कम हो गई। अब कम हो गई, ये आपको वैसे तो नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे कम हो गई, लेकिन क्यों, क्योंकि ये वेट पर डिपेंड था, इस वजह से कम हुई, ठीक है। अभी देखते हैं कि कितनी कम हुई और कैसे कम हुई, ठीक है। तो जब उसका वेट 1k है, 1x है, ठीक है, वेट क्या है इस रेशियो में, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, p1 इक्वल टू के 1x का स्क्वायर, यानी 1x का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो ये हो गया। जब उसका रेशियो 2x है तो प्राइस कितना हो गया, p2 इक्वल टू के इंटू 4x स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर, ऐसे ही 3x का होल स्क्वायर किया तो 9x स्क्वायर, ये तीसरे वेट, और चौथा वेट यानी p4 कितना हो गया, 16x स्क्वायर। अब
फाइनल प्राइस क्या हो जाएगी आपने, क्योंकि उसने बोला कि इसने इन चारों जो रेशियो में जो आपका जो डायमंड ब्रोक हुआ था, टूटा था, ठीक है, इसको इसने बेच दिया, तो उसकी फाइनल प्राइस क्या हो गई, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। आपने इन सभी को ऐड किया, ठीक है, और ये कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर प्लस 4kx² प्लस 9kx² प्लस 16kx², तो ये कितना आ गया 13kx², ठीक है। इसके बाद जो इसमें कंडीशन दी हुई है कि सोल्ड द मर्चेंट गॉट ₹70,000 लेस, यानी लॉस आफ्टर सोल्ड, यानी इनिशियल प्राइस कितनी थी, इनिशियल प्राइस माइनस फाइनल प्राइस आपका कितना आया था 30kx², और इनिशियल प्राइस कितना था जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी, वो था 100kx², ठीक है। तो 100kx² माइनस 30kx² कितना आ जाएगा आपका 70kx², ठीक है। और यहाँ से kx² की वैल्यू आ गई कितनी 1000, ठीक है, क्योंकि ये लॉस आफ्टर, यानी उसको कितने घाटा होने के बाद उसने कितने का बेचा 70,000 का, ठीक है। तो उसकी इनिशियल प्राइस कितनी हो गई, वो थी कितनी 100kx², और kx² की वैल्यू कितनी थी 1000, और 100 मल्टीप्लाइड 1000 कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी उसकी जो उस डायमंड की जो इनिशियल प्राइस थी वो 1 लाख थी, ठीक है। जब वो 1:2:3:4 में जब वो ब्रोक हुआ, टूटा, तो उसकी जो प्राइस बची, ठीक है, यानी वो जब जितने में बिका वो कितने में 30, हम वो वाली भी फाइनल प्राइस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फाइनल प्राइस इक्वल टू कितना था 30kx², और kx² की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 1000 का मल्टीप्लाई 30 में किया है तो कितना हो गया 30,000, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल प्राइस आ गई, इनिशियल प्राइस आपकी 1 लाख थी, और ब्रोक होने के बाद जब उसे बेचा गया तो 70,000 यानी 70,000 का उसे क्या हुआ लॉस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, इस तरह की प्रॉब्लम आपको क्यूबी में ज़रूर देखने को मिलेगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। इफ़ ए बी सी डी एंड ई आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन देन ए अपॉन ई इज़ इक्वल टू, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो इसकी कंडीशन आप जानते हैं क्या, कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन ई, यानी ये क्या हो गई कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। और आपको निकालना है क्या, यहाँ पर ए अपॉन ई की वैल्यू निकालनी है, तो ए अपॉन ई की वैल्यू कैसे आ सकती है, ए अपॉन ई की वैल्यू, तो क्या किया ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई डी अपॉन ई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और बचा क्या ए और ई, ए अपॉन ई इक्वल टू ए अपॉन ई हो गई, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर कैंसिल नहीं करना, ठीक है, हमें क्या करना है कि ए अपॉन बी को ए अपॉन बी लिखे रहने दिया, बी अपॉन सी भाई किसके इक्वल है, बी अपॉन सी ए अपॉन बी के इक्वल है, तो ये भी हमने क्या किया बी अपॉन सी को भी ए अपॉन बी लिख दिया। इसके बाद आया सी अपॉन डी, और सी अपॉन कहाँ गया, सी अपॉन डी किसके इक्वल है, ये भी ए अपॉन बी के इक्वल है, तो इसे भी लिख दिया क्या ए अपॉन बी, और डी अपॉन ई किसके इक्वल है, वो भी ए अपॉन बी के इक्वल है, तो इसे भी लिख दिया ए अपॉन बी। ए कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, तो ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4, दिस इज करेक्ट। कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, समझते हैं इन्हें अभी। अच्छा, क्वेश्चन है क्या, डिवाइड
₹2600 ₹2600 एमंग ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीन है। ठीक है, जो 2600 को डिवाइड किया जाता है वो भी किस तरीके से, वो रेशियो दिए हुए हैं आपको कि ए को 1:2 में दिया, बी को 1:3 में डिवाइड किया और सी को इस पैसे को 1/4 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो ये आपको उसके डिवाइड के आपको रेशियोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या कि शेयर ऑफ बी, यानी वो पूछ रहा है कि बी का शेयर कितना था इसमें, वो बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ए बी और सी का रेशियो निकाल लो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है, वो ए बी सी यही बात बराबर है। ठीक है, मतलब वहाँ कैपिटल लेटर में, यहाँ स्मॉल लेटर में लिख दिए हैं। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो निकाला। ए बी सी के रेशियो कितने दिए थे, 1/2, 1/3 और 1/4। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, सबसे पहले कि इसके तीनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाया। डिनोमिनेटर सेम कैसे बन सकता है, डिनोमिनेटर सेम बन सकता है एलसीएम लेके। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लिया और कितना आ जाएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। और अब क्या करना है आपको, अगर इसमें नीचे 12 बनाना है, ठीक है, ए के रेशियो को क्या डिनोमिनेटर में इसको 12 बनाना है, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और 6 से मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/12, यानी 1/2 ही हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब 1/3 में नीचे डिनोमिनेटर में आपको 12 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो गया 4/12। इसी तरीके से सी के रेशियो में भी आपको डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई नीचे, यानी ये हो जाएगा 3/12। और नीचे डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इसमें क्या करो, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब सीधा सीधा ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। तो ए और बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 6:4:3। ये इनका ओरिजिनल रेशियो आ गया। ठीक है, क्योंकि रेशियोज़ को आपको एक सिंपली इस वे में लिखना होता है, ना कि ये फ्रैक्शन वे में। फ्रैक्शनल वे में अगर आपको दिया हुआ है तो आपको इस सिंपली वे में आपको लिखना पड़ेगा, और ये कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है क्या, अच्छा अब इसमें क्या मतलब हुआ कि ए का जो रेशियो है वो 6 है, बी का जो रेशियो है वो 4 है, और सी का जो रेशियो है वो 3 है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 + 4 यानी 10 और +3 यानी 13। यानी बी का रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/A+B+C और मल्टीप्लाई जो भी उसका प्राइस, यानी जितना भी आपको उसका रुपीस दिया हुआ था, यानी टोटल एन कितना दिया हुआ था आपको, 2600। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/6 + 4 + 3 × 2600। 4/13 × 2600 इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो बी का रेशियो आ गया कितना, 800। इस तरीके से आप ए का रेशियो भी निकाल सकते हो, इसमें पूछा तो बी का ही रेशियो था। ठीक है, आंसर दिस। ठीक है, इस तरीके से आप ए का रेशियो भी निकाल सकते हो और सी का रेशियो भी निकाल सकते हो। तो शेयर ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/A + B + C मल्टीप्लाई n इक्वल टू 6/6 + 4 + 3 मल्टीप्लाई 2600, और ये कितना आ गया, 1200। अब सी का रेशियो आप बता सकते हैं, सी का रेशियो तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब आपके पास ए और बी के रेशियो आ गए, और ए और बी के रेशियो को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए और टोटल में से माइनस कर दीजिए। तो टोटल कितना था, 2600। ठीक है, माइनस 1200 + 800 कितना हो गया, 2000। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका सी का रेशियो। 26,000 में 100 में से 2000 माइनस किए तो आपका आ गया कितना, 600। कितना आ गया, 600। तो सी का रेशियो कितना आ गया, 600। ये तो आपने इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और जो शेयर वाला ये तरीका है तो वैसे भी निकाल सकते हो। सी के लिए क्या कर दोगे, ऊपर सी कर दोगे। ठीक है, अगर शेयर ऑफ सी पूछे, शेयर ऑफ सी इक्वल टू C/A + B + C मल्टीप्लाई बाय n, और आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से आगे और क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 117 रुपीज़ एमंग ए बी सी इन रेशियो 1:2, यानी हाफ रेशियो, 1/3 रेशियो और 1/4 रेशियो, ये दिया हुआ है। इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3:4, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या था कि 117 रुपीज़ को, यानी 117 रुपये को उसको डिवाइड किया, ठीक है। और उसमें एक्चुअल में उसको डिवाइड करना था किस रेशियो में, हाफ रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 रेशियो, इस रेशियो में उसको डिवाइड करना था, ठीक है। और उसने बाय मिस्टेक क्या किया कि उसने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2:3:4 में उसने डिवाइड कर दिया, लेकिन उसे डिवाइड किस में करना था, 1/2, 1/3, 1/4 में उसे ये डिवाइड करना था। तो इसको आपने इसको फिर से क्या किया, ये क्योंकि ये फ्रैक्शनल में है, तो फ्रैक्शनल को आपको सिंपल वे में लेके आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करो और जो भी न्यूमरेटर में बनता है वो आपका सीधा सीधा रेशियो, और इसका हम सीधा सीधा सिंपल वे में रेशियो हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, ठीक है। कि नीचे इसको इनका एलसीएम लिया और 12 आ गया, तो इसको 1/2 को 12 बनाना है, नीचे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई और 6 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसके सिंपल वे में इसके रेशियोज बना लिए और इनका ओरिजिनल शेयर निकाल लिया कि भाई 117 रुपीज़ में ए का शेयर कितना था, 54 रुपीज़, बी का शेयर कितना था, 36, और सी का शेयर कितना था, 27। यानी ये एक्चुअल में इस तरीके से डिवाइड होना था शेयर, लेकिन उसने बाय मिस्टेक उसने जो गलती की, उसने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3:4 में। तो ये बाय मिस्टेक रेशियोज निकल गए कि भाई बाय मिस्टेक उसने ए को 26, बी का रेशियो आया 39 और सी का रेशियो कितना आया 52, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यानी सबसे ज़्यादा अंतर किस के रेशियो में आया, सी के में, ठीक है। कैसे कि सी का जो रेशियो था, यानी सी का जो शेयर था वो 27 रुपीज़ का था, लेकिन सी का शेयर इसमें कितना रुपीज़ का कर दिया, 52, यानी इन दोनों का अंतर जो देखा तो वो कितना आया, 25, ठीक है। सी का यानी सी के रेशियो में सबसे ज़्यादा मिस्टेक आई, ठीक है, कितने की, 25। हम ए के रेशियोज में भी देख सकते हैं, ये 54 माइनस का 26, इसमें कितने की आई, 4, हाँ, इसमें हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, ये पूछा हुआ कि किसको सबसे ज़्यादा मिला मिस्टेक में। तो मिस्टेक में उस किसको ज़्यादा मिला, मिलना तो चाहिए था सी को 27, लेकिन उसे मिला कितना, 52 रुपीज़। कितना मिला, 52, मिलना कितना चाहिए था, 27, ये उसको ओरिजिनल एक्चुअल में मिलना चाहिए था, और मिला उसे कितना, 52। तो कितना ज़्यादा उसको मिल गया, 27, यानी 52 माइनस 27, यानी 25 रुपीज़ उसे मिल गए, ठीक है। और यहाँ ए को एक्चुअल में मिलना था 54, लेकिन उसे एक्चुअल में मिला कितना, 26, तो यहाँ पर उसे गेन नहीं हुआ बल्कि लॉस हुआ। ए को क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। एक्चुअल में उसे 54 रुपीज़ मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे कितने मिले, 26। तो यहाँ पर हु लॉस द मोस्ट पूछता तो आप उसे उसमें आंसर देते किसका, ए का, और कितना आ जाता 28, ठीक है। और सबसे कम यानी किसको घाटा हुआ, यानी उसको एक्चुअल में बी को 36 मिलने थे, ठीक है, लेकिन उसे कितने मिले, 39 रुपीज़ मिल गए, ठीक है। मिस्टेक से उसे 39, यानी इसको भी प्रॉफिट ही हो गया, ठीक है। बी को भी कितने का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब us. Thank you.